हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक 5-4 लेक्चर कर चुके हैं हम लोग। आज 10 अक्टूबर और आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस 2023 एक रिपोर्ट आई है, इसने दी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नई स्टडी है ये एम्फीबियंस के ऊपर। पहले तो सबसे पहले नाम में ये जो एम्फीबियन आ रहा है इसका अर्थ सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये कंफ्यूजन यहीं से दूर करते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन कहा जाता है कि जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे जानवर या जो हम लोग कह सकते हैं स्पीशीज जो है कि जिनको जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जल व स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे जानवर एम्फीबियंस कहलाएंगे। तो ये एक रिपोर्ट आई है, रिसेंटली न्यूज में रही है, इसलिए आज हम लोग कवर कर रहे हैं इसको। एक यही GAA2 ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट 2 सेकंड वर्जन, जो सेकंड इसका हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन आया है। इस एडिशन के अंदर एक बात बोली गई है कि क्लाइमेट चेंज पोज्ड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू एम्फीबियंस। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से एम्फीबियंस के सर्वाइवल को सबसे ज्यादा नुकसान, या सबसे एक तरह से बोला जाए कि सबसे विध्वंसकारी एम्फीबियंस के लिए क्लाइमेट चेंज रहने वाला है। ये जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, इसका सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट, ये है क्या? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंथेसिस है किस चीज का? करंट ग्लोबल स्टेटस ऑफ आवर प्लैनेट्स एम्फीबियंस। बेसिकली एम्फीबियंस के ऊपर चर्चा की गई है। किसने की है वो आपको अभी बता देते हैं। GAA2 बोला जा रहा है इसको, सेकंड एडिशन है ये इसका। तो ग्लोबल स्केल के ऊपर एम्फीबियंस के बारे में चर्चा की है। ये एक रिकरिंग इनिशिएटिव है, मतलब रिकरिंग इनिशिएटिव का कि बार बार किया जाता है, हर साल होगा, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करते हैं सारे नॉन एम्फीबियन स्पीशीज ऑफ IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। IUCN की फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में कहीं भी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एक लिस्ट जारी करती है, उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन सब अलग अलग तरह की कैटेगरीज ये लोग बनाते हैं। उन कैटेगरीज के हिसाब से जानवरों के और स्पीशीज के, इन सब के जो प्रोटेक्शन के जो गवर्नमेंट के लेवल पे एफर्ट्स किए जाने चाहिए, उनके लिए अपने को एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो IUCN बेसिकली करता क्या है कि इनको अलग अलग कोड्स दे देता है, जिससे जमीनी स्तर पे पता चल जाए कि कौन सी स्पीशीज का क्या स्टेटस है। ये एक इनिशिएटिव 2015 से एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी का चल रहा है। ये जो मैंने GAA2 बताया है आपको, ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट 2, इसका सेकेंड एडिशन जो है, ये कौन ला रहा है? एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी, नाम याद रखिएगा इसको, एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी। ये GAA2 की शुरुआत 2015 से हो चुकी थी, अभी इसका इस अगला वर्जन अभी हमें मिला है। तो एम्फीबियंस के स्टेटस के ऊपर ये लोग चर्चा करते हैं। अगला आज का हमारा जो एक और इसी के अंदर आगे थोड़ी सी बात अगर की जाए कि एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी जो है ये 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ASG ऑफ IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, IUCN के साथ इनका एक लिंकअप रहता है। उसके तहत IUCN की जो लिस्ट के अंदर रेड लिस्ट में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बारे में, एम्फीबियन स्पीशीज, उनके बारे में ये लोग स्पेशली रिसर्च करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और फर्दर फ्यूचर की योजनाएं बनाते हैं। इसका एम क्या है? टू असेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। सिंपल, इस पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर एक ही लाइन है, एम्फीबियन का मतलब समझ लीजिए। इसके लिए काम कौन कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी, ARLA। तो ARLA फुल फॉर्म याद रखना, एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी। एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। कर क्या रही है? GAA2 देती है ये ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट, ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट। और ये वाला जो 2023 का इसका रिपोर्ट आया है वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना ब्लू वॉकर 3। ब्लू वॉकर क्या है? ये एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है। प्रोटोटाइप मतलब कि जो कोई प्रोजेक्ट के शुरुआत में जो पायलट भेजा जाता है, या उसका एक सैंपल है एक तरह का, ताकि बड़े प्रोजेक्ट को उसके बाद एग्जीक्यूट किया जा सके। अभी बताते हैं कि कौन सा है। प्रोटोटाइप सैटेलाइट है और किसका है? AST स्पेस मोबाइल ने इसको लॉन्च किया है। लेकिन AST स्पेस मोबाइल का एक बड़ा प्रोजेक्ट और है जिसका प्रोटोटाइप ये वाला था।
तो ब्लू वॉकर क्या है? ब्लू वॉकर 3 आपका प्रोटोटाइप रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्या है? ये एक तरह का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप क्या होते हैं? विज्ञान के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट किए हो स्कूल लेवल पे तो प्रोटोटाइप्स बनाया करते थे कि छोटे स्केल पे एक प्रोजेक्ट को बनाया जाता था, एक चेक किया जाता था। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है कौन सा? ब्लू वॉकर 3। किसका है? AST स्पेस मोबाइल, बाय AST स्पेस मोबाइल, ये एक कंपनी है। अभी आगे आपको और बात पता चलेगी इसके बारे में। AST स्पेस मोबाइल इसका है। ये इसका एंटीना एरे, ये वाला थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कमर्शियल एंटीना सिस्टम्स के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए कि जो वाणिज्यिक तौर पे इंटरनेशनल सैटेलाइट्स के साथ में एंटीना सेट किए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे एक तरह से बोला जा सकता है कि लार्जेस्ट है ये वाला, 64 स्क्वायर मीटर्स का। ज्यादा अपने लिए इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं इस तरह के फैक्चुअल डेटा की। आपको बस इतना याद रखना है कि ये ब्लू वॉकर है क्या, ये एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है और ये किसका है? ब्लू बर्ड्स नाम का एक कंस्टेलेशन लॉन्च करने वाला है। कौन? AST स्पेस मोबाइल। तो ब्लू बर्ड्स, कंस्टेलेशन क्या होता है? कि एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है। कंस्टेलेशन का मतलब होता है समूह। तो ये कंस्टेलेशन जो लॉन्च की जाएगी कि एक सैटेलाइट्स का समूह है जिसको बोला जा रहा है ब्लू बर्ड्स। ब्लू बर्ड्स शब्द आपको दिख रहा होगा इधर, ब्लू बर्ड्स का नोट कर लीजिएगा अलग से। अब देखिए ऊपर वाला आपने लिख लिया, प्रोटोटाइप मॉडल है। अब एक और नीचे एक लाइन लिख लीजिए, ब्लू बर्ड। ये क्या है? ये प्लान्ड कमर्शियल सैटेलाइट्स है। किसका? AST का, वापस इसी का, अपने AST स्पेस मोबाइल का, बाय AST स्पेस मोबाइल। AST स्पेस मोबाइल की तरफ से ये ब्लूबर्ड मेन प्रोजेक्ट इनका ये है। और इसका प्रेडिसेसर यानी जो इससे पहले गया है वो हमारा ये वाला प्रोटोटाइप है ब्लू वॉकर 3 टू बी प्रिसाइज। अब ब्लू वॉकर 3 जो है ये 2022 में लॉन्च हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिलीवर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मोबाइल सर्विसेज को अलग अलग जगहों पे पूरे रिमोटली प्रोवाइड करवाने के लिए अभी हम लोग एथरनेट का यूज करते हैं, लैंड वायर्स यूज होती है। यहां पर एक प्लान है सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का, और सैटेलाइट के माध्यम से अलग अलग रिमोट जगहों पे। ये प्रोजेक्ट एक टेस्ट, हमारे जो स्पेसएक्स के ओनर मिस्टर एलोन मस्क, उनका भी एक प्रोजेक्ट सेम इसी तरह का चल रहा है। उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि उसमें भी स्टारलिंक नेटवर्क बना रहे हैं। स्टारलिंक नेटवर्क क्या होगा आगे बात करेंगे, अगले पेज पे मैं आपको बताऊंगा। स्टारलिंक नेटवर्क बेसिकली एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है कि जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके और पृथ्वी पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं बेसिकली। और वैसा ही प्रोजेक्ट सेम ये AST मोबाइल का ये वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लू बर्ड्स। ब्लू बर्ड्स का ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आप इस स्पीड के साथ नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो पॉज करिए और फिर नोट कर लीजिए साथ में। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। 2022 में ये लॉन्च हुआ और टू डिलीवर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और एक इसमें यही बस इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है। इट सक्सेसफुली रिलेड इट्स फर्स्ट 5G कनेक्शन टू अ स्मार्टफोन इन अ सेल्यूलर कवरेज गैप ऑन अर्थ। जहां पर सेल्यूलर कवरेज का गैप है अर्थ पे, जहां पर पृथ्वी पर नहीं आ रही, वहां पर इन्होंने 5G नेटवर्क फर्स्ट अपना पहुंचा दिया है। तो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। आपको याद क्या रखना है बस, ये ब्लू बर्ड क्या है? इंटरनेट से संबंधित, कि पृथ्वी पर इंटरनेट चलाने के लिए सैटेलाइट प्रोजेक्ट है एक। किसका है? AST मोबाइल का है। और इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोटोटाइप जो लॉन्च किया है वो है अपना ब्लू वॉकर 3। आगे बढ़ते हैं। ये जो बात मैं आपको बोल रहा था कि इस तरह के कई और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ब्लू बर्ड सैटेलाइट्स किसका है? AST स्पेस मोबाइल का है। आप ये अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर रखे चारों के चारों नाम है, 4 प्रोजेक्ट है ये। एक है स्टारलिंक नेटवर्क, ये स्पेसएक्स इलॉन मस्क वाला, इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक नेटवर्क काफी न्यूज में था पिछले साल भी कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक नेटवर्क वापस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। एक प्रोजेक्ट कुपियर है, ये अमेजोन चला रहा है, अमेजोन की तरफ से प्रोजेक्ट कुपियर चलाया जा रहा है। और एक और है वन वेब, जो इसरो और यूके का वन वेब ग्रुप मिलके चला रहे हैं। तो हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा वन वेब। क्यों? क्योंकि इसरो इन्वॉल्व है, इसरो और यूके का ये जो वन वेब ग्रुप है ये मिलके चला रहे हैं वन वेब। एक प्रोजेक्ट कुपियर है, ये चल रहा है किसका? अमेजोन का। स्टारलिंक नेटवर्क जो है ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग पहले भी बात कर ही चुके हैं, स्पेसएक्स का ये स्टारलिंक का नेटवर्क प्रोजेक्ट है। और दूसरा एक जो ब्लूबर्ड
सैटेलाइट्स जो है, ब्लू बर्ड सैटेलाइट्स AST स्पेस मोबाइल के। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज में है अभी रिसेंटली, समक्का सरक्का जात्रा। क्या है ये? थोड़े दिन पहले आपको जो हमारे करंट अफेयर्स के अंदर ही हमने एक बात की थी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मोदी जी लॉन्च करके आए थे तेलंगाना में। तेलंगाना में उस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है समक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी, समक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हमने करंट अफेयर्स के अंदर यही इसी क्लास के अंदर डिस्कस किया है। ये समक्का सरक्का क्या है? ये वहां का एक ट्राइबल फेस्टिवल है, बाईएनियल, साल में 2 बार होने वाला ट्राइबल फेस्टिवल, कंडक्टेड इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। याद आ रहा होगा आपको, मैंने वो जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बताई थी, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो रही थी। तो नोट करते रहिएगा अपना साथ साथ, समक्का सरक्का, समक्का सरक्का जात्रा। क्या है ये समक्का सरक्का जात्रा? बाईएनियल फेस्टिवल। तो ये जनजातीय त्योहार है, एक तरह का फेस्टिवल है, जनजातीय त्योहार, मुलुगु तेलंगाना, मुलुगु तेलंगाना में बनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहिए, पॉइंट फॉर्म में आपके बुलेट्स ये वाले सारे के सारे आपके नोटबुक में होने चाहिए। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल इन 1996। राज्य का ऑफिशियल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था इसे 1996 में। तो 1996 में राज्य पर्व बना दिया जा चुका था इसको। 1996 में स्टेट की इसको मिल चुकी थी। अब देखो, तेलंगाना तो बाद में बनाया, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना बना। पहले ओरिजिनली तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश का बन चुका था। It is one of the most famous tribal festival in the world with close to 1.5 CR attendees. 1.5 करोड़ से ज्यादा अटेंडेंट्स रहते हैं, उपस्थिति रहती है इतनी ज्यादा। ट्राइबल कल्चर के अंदर सबसे मुख्य फेस्टिवल्स में गिना जाता है, और इसीलिए इसको एक टाइटल भी देते हैं कि ट्राइबल्स का कुंभ मेला है ये। तो एक नोट कर लीजिएगा, इसी समक्का सरक्का को कहा जाता है जनजातियों का कुंभ, जनजातियों का कुंभ। तीनों पॉइंट आपके नोट्स के अंदर होने चाहिए इसी फॉर्म के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 3 बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये पूरा टॉपिक बताया जा रहा है। एक इंफॉर्मेशन हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। मोदी जी ने अप्रूवल दिया है अभी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। वो कहां पर? मुलुगु में नाम उसका रखा जाएगा, यही समक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आगे चलते, अगला इसी का समक्का सरक्का जो ये फेस्टिवल है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 13वीं सदी के अंदर मदर डॉटर ड्यूओ था एक, समक्का और सरक्का। इन्होंने जो इनके स्थानीय शासक हुआ करते थे उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। किस लिए लड़ी थी? क्योंकि इनके ऊपर कोया पीपल के ऊपर, यहाँ की जनजाति पर, कोया लोगों पर टैक्स लगाए जा रहे थे, अननेसेसरी टैक्स लगाए जा रहे थे। इसलिए इस माँ बेटी के ग्रुप ने एक लड़ाई लड़ी थी, और उन्हीं की याद में ये समक्का सरक्का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कारण नोट कर लीजिएगा, समक्का सरक्का, वापस मैं ये नाम वापस रिपीट कर रहा हूं, तेलंगाना मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, वहां पर मनाया जाता है। ट्राइबल्स का कुंभ बोलते हैं इसको। समक्का सरक्का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। 13वीं शताब्दी में ये जो माता और पुत्री का ड्यूओ है, इन माता और पुत्री कौन कौन है? समक्का और सरक्का। इन्होंने यहाँ के स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था। तो करों की अधिकता की वजह से, करों की अधिकता के विरुद्ध स्थानीय शासकों के खिलाफ विद्रोह किसके द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा आपको। समक्का और सरक्का माँ बेटी है ये दोनों, तो माँ बेटी है, ये याद रखिएगा। जनजाति कोया लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, तो वापस कोया, ये नोट कर लीजिएगा, कोया ट्राइब है इधर की। कोया लोगों के ऊपर जब ये टैक्स बढ़ाया गया, तब ये इन्होंने एक अपने स्केल पे एक लड़ाई लड़ी अपने स्थानीय शासकों के खिलाफ, और ये लड़ाई को ही हम लोग कमेमोरेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल के रूप। आगे बढ़ते हैं, बुरवेस्टिंक मिसाइल। ये मिसाइल रशिया की है। रशिया न्यूक्लियर मिसाइल कैन नाउ रीच टारगेट्स इन यूएस। आपको बस इतना याद रखना है कि इस मिसाइल का नाम अगर कहीं दे तो ये कौन से देश से संबंधित है, रशिया से संबंधित है। इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है
तो बस आप नाम नोट करके रखिएगा, ये बुरवेस्टनिक मिसाइल कौन से देश की है? रूस की है। कुछ इसकी विशेषताएं नोट कर लीजिए साथ में। न्यूक्लियर कैपेबल है, तो परमाणु हथियार बिल्कुल है इसमें। उसके अलावा लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है विद कैपेबिलिटी टू कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड, जैसा कि मैंने बताया। और इसका न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो है वो इसको औरों से अलग बनाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक ये हवा के अंदर एयरबॉर्न रह सकते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जिससे अगर जितने समय तक, लंबे समय तक अगर हवा में रहे तो इसकी रेंज अपने आप बढ़ जाती है कि मिसाइल हवा में रहने के बाद ये लोग जब दागेंगे तो मिसाइल की रेंज भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रेंज काफी ज्यादा है। और सीधे से आपको दिख ही रहा है कि रशिया से जब यूएस तक ये लोग टारगेट सीधा एक न्यूक्लियर मिसाइल के साथ भेज सकते हैं, तो रेंज तो काफी ज्यादा। आगे बढ़िएगा। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर? बांग्लादेश में। तो यहां हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश को रिसेंटली अपना यूरेनियम का फर्स्ट शिपमेंट मिला है रशिया से। तो आपके कहीं जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें कई बार ऐसा कुछ रूपपुर फंसा दिया जाता है, तो भारत में नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। रशिया हेल्प कर रहा है, बांग्लादेश को यूरेनियम दिया है। यूरेनियम किस लिए दिया है? पीसफुल यूज के लिए दिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम का फ्यूल मिल रहा है उनको, तो इट विल बी यूज्ड टू फ्यूल द कंट्रीज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको इस वाले टॉपिक के अंदर बस इतना ध्यान रखना है कि रूपपुर परमाणु संयंत्र या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर है। और बांग्लादेश में इस परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए जो फ्यूल मंगाया जा रहा है यूरेनियम, उसके लिए हेल्प कर रहा है कौन? रशिया। रूस उनकी मदद कर रहा है। लोकेटेड इन ईश्वरदी, बांग्लादेश ईश्वरदी के अंदर लोकेटेड है। उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस बांग्लादेश का नाम याद रखिएगा कि ये वाला जो आपको रूपपुर का प्लांट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये वाला बांग्लादेश में। एक इंपॉर्टेंट और जीआई टैग है ये, याक चरपी। क्या है ये? याक चरपी या याक चुरपी, नोट कर लीजिएगा साथ साथ। याक चुरपी, इसको अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है। तो अरुणाचल, नोट कर लीजिएगा साथ साथ, अरुणाचल प्रदेश जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिलता है। ये चुरपी क्या होता है? ये एक तरह का ट्रेडिशनल चीज है। चीज को कई जगहों पे पनीर बोल दिया जाता है, पर पनीर नहीं है। चीज थोड़ा सा एक वही दूध का ही एक प्रोडक्ट है। और ये वाला स्पेशल है, ये वाला चीज, क्योंकि याक मिल्क से बनता है। तो याक मिल्क अरुणाचल में इन याक के मिल्क से ये बनता है। इस वजह से इसको अरुणाचल का लोकल, स्थानीय है। अरुणाचल में इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जा चुका है। इट हैज बीन अ स्टेबल फूड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश। वहां की जनजातियों के लिए बीते बहुत से सालों से, सदियों से उनके लिए एक स्टेपल फूड का काम किया है, कि प्राथमिक भोजन का काम करता है। तो प्राथमिक भोजन का एक मुख्य अवयव है। न्यूट्रिशनल है ये, बहुत ज्यादा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मेक्स अ वाइटल डाइटरी सोर्स स्पेशली इन रीजन्स वेयर फ्रेश वेजिटेबल्स आर स्कार्स। फ्रेश वेजिटेबल्स उगानी थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ की जलवायु में, जहाँ तो ऐसी जगहों पे ये याक के दूध से बना हुआ ये जो चीज है ये बड़ा ही काम आता है। और इसे अभी जीआई टैग मिल चुका है अरुणाचल प्रदेश का, याक चुरपी। याद रखिएगा ये चुरपी क्या है। पेपर में बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक नाम दे देंगे, उस नाम के बाद 4 ऑप्शंस दे देंगे कि ये चीज किससे संबंधित है। तो आपको चुरपी के साथ याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग वाला चीज है, स्पेशल चीज है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अपना आज का, इसके बाद अपना और कोई करंट अफेयर नहीं है। आज का बहुत छोटा सा एक वीडियो रखा है हमने, याद करते रहिएगा, रिवाइज करिएगा। अगले वीडियो में कल मिलते हैं हम। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस क्या है आपके सामने लिखा हुआ है अगले पेज पे। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस। जाइए इस टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, सराखों पे रखे जाएंगे। जो भी नेगेटिव फीडबैक होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक वापस उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है पूरी टीम। लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट वहां पर है। थैंक यू वेरी मच।